हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? तो हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स का जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का लैंग्वेज को हम लोग सीख चुके हैं। फिजिक्स सीखने में दिक्कत नहीं होगी और हम लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर? तो आप बोलोगे सर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर वो इनहेरेंट डायमेंशन है या उससे पहले फिजिकल वर्ल्ड है चैप्टर है ना। लेकिन हम लोग फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट डायमेंशन लास्ट में देखेंगे। फिजिकल वर्ल्ड की बातें तो हम करते रहेंगे बीच बीच में। इस चैप्टर में क्या 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 बोला गया है फिजिक्स के बारे में, ये सब बातें होगी कभी ना कभी किसी लेक्चर में कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिजिक्स में हम लोग क्या क्या किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों को अपना मेन जो सिलेबस है आईआईटी और नीट का, उस सिलेबस को फोकस करते हुए हम लोग आज काइनेमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा ये। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी काम की बातें होंगी। और आपको जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं सिखाऊंगा वो आपको एकदम अच्छे से नोट डाउन करना है। जैसे बोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ है आपको नोट डाउन करना है। आपका नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नोट्स अच्छे से नहीं करोगे तो क्या ही फायदा फिर मुझे ये सब लिखने का, है ना। मैं भी ऐसे ऐसे सिर्फ आपको बताते रहूँ और आप सुनते रहो। तो आप बिल्कुल अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सीरियसली आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके पास ये मेथड होना चाहिए कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी लिखा हुआ है, आप उसको प्रॉपर नोट करो। ठीक है, और जैसे जैसे जो आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा, करवाया जाएगा, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको सोल्व भी करना है, तब जाके आपका प्रिपरेशन होगा। सिर्फ आप वीडियो लेक्चर को देखोगे और ऐसे करके रहोगे तो आपको कभी भी नहीं आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। आपको लगेगा जस्ट कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सीडो कॉन्फिडेंस में जियोगे, लेकिन वो आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स से पहले हम लोग मैकेनिक्स, एक वर्ड बहुत फेमस है सर, मैकेनिक्स का पोर्शन, मैकेनिक्स का पोर्शन। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स वर्ड बताता है कि मोशन का जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। अब क्या मोशन है, क्या रेस्ट है, सब कुछ सीखेंगे बारी बारी से। ठीक है, लेकिन एक टर्म मोशन है, अगर आप बिल्कुल पहले से नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, आज जान जाओगे। और जानते हो तो अच्छी बात है और अच्छे से जान जाओगे। तो इस मोशन का जिस पोर्शन में हम फिजिक्स का जिस पोर्शन में स्टडी करते हैं, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मोशन का स्टडी का क्या मतलब हुआ सर? अब अगर कोई मोशन है में है तो थोड़ा सा सुन लो कि कोई मान लो कि किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ। मान लो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ, वक्त के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो मोशन में। ठीक है, तो यहाँ तक अभी लिखाऊंगा इस बात को अच्छे से, टेंशन मत लो। लेकिन इस मोशन का क्या स्टडी करेंगे हम? तो इस मोशन का स्टडी कर सकते हैं क्या कि ये मोशन कैसा है, ये मोशन क्यों हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई बॉडी क्यों मोशन कर रहा है और उस बॉडी का मोशन कैसा है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दो अलग अलग क्वेश्चन में हमको मिलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कोई मोशन कैसा होता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन सीधा जाता है कि वो गोल गोल घूमता है, कि वो कोई पैराबोलिक पाथ होता है, कोई ऐसे जुम 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 ऐसे चम कर रहा होता है, स्प्रिंग की तरह ऐसे करता है ना, या कोई ऐसे गोल गोल घूमता है, या कोई किसी एक्सिस के बाद ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो किसी का मोशन वन डायमेंशन में है, किसी का मोशन टू डायमेंशन में है, ये मोशन कैसा कैसा है, इसको समझने के लिए जो पोर्शन फिजिक्स का है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइन मतलब मोशन, मेटिक्स मतलब मशीन का। तो काइनेमेटिक्स जो है वो पोर्शन है जिसमें हम लोग ये पता करेंगे, ये डील करेंगे कि भाई मोशन कैसा होता है। इस बात की हम चिंता ही नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हुआ, मोशन क्यों हुआ इस पोर्शन में हम लोग सीखेंगे नहीं। सिर्फ क्या सीखेंगे कि मोशन कैसा है, मतलब कैसा बताने के लिए हमको कुछ बेसिक पैरामीटर्स सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब उन बेसिक पैरामीटर्स को जान जाएंगे, उनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। कोई भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं होने वाला है, हर एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन होने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर वो फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला से शुरुआत मत नहीं करेंगे, फॉर्मूला किसी क्वेश्चन का आंसर होगा, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला को किसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग सोल्व करेंगे। तो कैसे फॉर्मूला तैयार होगा और उन फॉर्मूला में क्या-क्या चीज़ होगा, जिस बेसिक पैरामीटर से हम किसी का मोशन को स्टडी कर सकते हैं कि मोशन कैसा हो सकता है। तो उनमें बेसिक कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं। वो फंडामेंटल पैरामीटर्स जो हमको अभी जस्ट सीखने वाले हैं कि इसमें पोजीशन क्या होता है, या कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब वेयर कहाँ तक गया, है ना? जो बताएगा हमको। इसके अलावा कि वो कितना हाउ फास्ट है ना, हाउ फास्ट वो कैसे गया, कितना तेज़ी से गया, हाउ स्लो या हाउ फास्ट जो बताएगा उस टर्म को हम लोग स्पीड वेलोसिटी बोलने वाले हैं। ठीक है, उसका पोजीशन जो है वो जो चेंज हो रहा है कितना फास्ट चेंज हो रहा है, वो चीज़ अगर हम समझ जाएँगे एक टर्म। और अगर उसका जो वेलोसिटी है वो क्या समय के साथ चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो एक टर्म आएगा एक्सेलरेशन। यानी ये बताएगा कि उसका मोशन कैसा चेंज हो रहा है, मोशन का पाथ कैसे चेंज हो रहा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन ही है,
क्या वो गोल घूम चुका है, क्या पैराबोलिक हो चुका है, उसके लिए एक टर्म सीखेंगे एक्सीलरेशन, और इन सबको कोरिलेट करेंगे टाइम के साथ। तो ये बेसिक 4 पैरामीटर्स है, जिसके बारे में हम इतना अच्छा से फ़ील कर लेंगे, इतना अच्छा से फ़ील कर लेंगे कि हमको काइनेमेटिक्स में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। फ़ॉर्मूला तो बात की बात है, पहले बेसिक टर्म्स को फ़ील करेंगे। हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाना नहीं, हमारा काम है आपके दिमाग में एक-एक बात को सही तरीके से घुसाना और एक-एक जो आपके पास टर्म्स है, इसका एक्चुअल में फ़ील दिला देना, ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आप क्वेश्चन में घुस जाओ कि आप क्वेश्चन के साथ हो। बॉल घूम रहा है तो आप भी जा रहे हो, बॉल फेंक रहे हो तो आप भी आपको लगे कि हाँ, बॉल सच में गया ऊपर, रुका और आया। ऐसा आपको तब फ़ील होगा जब इन टर्म्स को आप समझोगे कि वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, रुक रहा है, क्या हो रहा है? रेस्ट का मतलब क्या होगा, मोशन का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, पाथ कैसा होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है? लेकिन हाँ, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको अच्छे से सुनो और जो-जो चीज़ है लिखा हुआ उसको लिखा भी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि एक बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, एक बॉल को मैंने मान लो यहाँ से छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे एक चौक है इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना? मैंने एक चौक को यहाँ से छोड़ दिया, फिर से देखो गेंद को छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। तो ये जो जैसे-जैसे आया तो ये कितना दूर गिरा? तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इस चौक को मैं अगर यहाँ से छोड़ दूँगा तो 1 सेकंड बाद मान लो कितना दूर गिरेगा? 2 सेकंड बाद मान लो कितना दूर चला जाएगा? या ये जानने का कोशिश करूँगा कि जब ये मान लो मेरे हाथ पे जाके टक्कर मारा तो इस समय इसका वेलोसिटी कितना हो गया? या किसी दूर डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा? अब वेलोसिटी क्या है, किस जानवर है, तो सीखेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इस बॉल को अगर छोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हाउ मच इट ट्रेवल इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना दूर गया, मान लो 2 सेकंड में कितना दूर गया? ये सीख के जानने का कोशिश करेंगे क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? ये जो नीचे आ रहा है क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? ये बात जानने की कोशिश करेंगे। हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कितना किस रेट से चेंज हो रहा है? जिसका नाम अभी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? और जब ये मान लो ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना नीचे चला गया? कितना डिस्टेंस नीचे गया? या उतना डिस्टेंस नीचे जाने के बाद कितना वेलोसिटी हुआ? या उतना डिस्टेंस नीचे जाने के में कितना समय लगा? तो ये सब चीज़ हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इस बात का हम लोग जानने का कोशिश नहीं करेंगे कि ये बॉल नीचे क्यों गिर रहा है? इस बात को जानने का काइनेमेटिक्स में कोशिश नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स में जैसे हम लोग ये करेंगे कि कोई चीज़ मूव कर रहा है, कोई कार है, कोई बॉल है, कोई चीज़ फेंक रहे हो, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इतने समय में वो कितना आगे चला जाएगा, इतने समय बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, है ना? इतना अगर वेलोसिटी हो गया तो उसका पोज़ीशन क्या होगा? जब इतना पोज़ीशन था तो उसका वेलोसिटी क्या था? किस एक्सेलरेशन से वो जा रहा था, है ना? कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, किस स्पीड से जा रहा था, किस वेलोसिटी से जा रहा था, ये सब चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। क्यों जा रहा है? कौन लेकर के जा रहा है? क्या उसका इंजन में क्या हो रहा है? उस पे कोई फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है? इस बात को हम काइनेमेटिक्स में जानने का कोशिश नहीं करेंगे। क्या आपको काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में आया? काइनेमेटिक्स जहाँ पे हम डील करेंगे, जहाँ पे समझेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है, इस मोशन में कौन सी बातें हैं, है ना? ये सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ये मोशन क्यों हो रहा है, इसको यहाँ नहीं जानेंगे। तो ये कहाँ जानेंगे फिर? उसके लिए एक अलग पोर्शन है, जिसका नाम है मैकेनिक्स का फर्स्ट ब्रांच काइनेमेटिक्स, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोई मोशन कैसा-कैसा होता है। उस कैसे-कैसे को समझने के लिए ये पैरामीटर्स है, बस इस पैरामीटर्स को अच्छे से समझ जाएँगे। इनके बीच में रिलेशन ढूँढेंगे और मस्त वाला रिलेशन आएगा। कुछ रिलेशन तो आपको क्लास 9 के तरह ही मिलने वाला है, मैक्सिमम, और कुछ रिलेशंस आपके लिए नया आएगा जो हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं अभी। जो बच्चा नहीं पढ़े हो वापस से जाके देखना बेसिक मैथ का, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ भर-भर के यूज़ करेंगे। ग्राफ्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, है ना? दूसरा पोर्शन मैकेनिक्स का है डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। डायनामिक्स मैकेनिक्स का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि कोई मोशन क्यों होता है और जहाँ पे बात करेंगे हम लोग फोर्स के बारे में कि फोर्स लगने से किसी में मोशन होता है, वेयर वी स्टडी फोर्स, और अगर फोर्स है तो उसका इफेक्ट मोशन में क्यों होता है। बट ये सेंटेंस 100% सही नहीं है। मोशन में होने के लिए हमेशा फोर्स होना जरूरत नहीं है। अगर फोर्स नहीं भी होगा तो भी कोई चीज मोशन में हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे हम लोग समझेंगे अगर फोर्स हुआ तो अब उसका मोशन में क्या इफेक्ट आएगा। तो सर आपने बताया मोशन क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा, मतलब इसका आंसर ये होगा कि सर फोर्स की वजह से मोशन हुआ। बट ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स नहीं भी होगा तो भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो फोर्स और उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं डायनामिक्स यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट ये जान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फिर नेट एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका स्टेट में चेंज आएगा फोर्स के लगने की वजह से, ना कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी फोर्स की वजह से ही मोशन हो रहा है। मोशन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बिल्कुल वरी मत करो। आपको एक-एक टर्म्स के बारे में बताया जाएगा। जस्ट ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ठीक है?
अब वहाँ फोर्स जब पढ़ेंगे तो कई सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये मेरा हाथ ये दोनों हाथ एक दूसरे पे कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे टेक दूँगा, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग से एक पाइप है मेरे पास, कोई मान लो रस्सी है, ठीक है? कोई मान लो मेरे पास रस्सी है और इधर ये वायर है, डेटा केबल है ना? इसको पकड़ मैं खींच रहा हूँ, तो इस रस्सी में जो फोर्स आएगा उसको टेंशन बोलेंगे। इस टेंशन फोर्स के बारे में जानेंगे वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? किसी पुल्ली में जो स्ट्रिंग्स होता है उसको उस स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स को टेंशन फोर्स बोलेंगे। टेंशन क्रिएट होगा उसमें। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे, जब मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करेगा, ट्राई करेगा मूव करने का, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना? तो इस तरह का कुछ-कुछ फोर्सेस के बारे में डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो और भी फोर्स का नाम सुने, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये वो। उन सब का अलग-अलग चैप्टर है यहाँ पे। बेसिकली हम लोग डायनामिक्स में बेसिकली 3 फोर्स को डील करेंगे। इसमें नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो जब एंट्री करेंगे चैप्टर में, ये अलग पोर्शन होगा, अलग चैप्टर होगा। ये एक अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर होगा ना, जिसका नाम होगा वहाँ पे न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन। तो उसमें वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स का ये दूसरा पार्ट समझ में आया। तो बेसिकली मैकेनिक्स का हमको दो ही पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इस 2 पार्ट के साथ ही हम लोग 11th क्लास में डील करते हैं, ठीक है? और डायनामिक्स में बहुत सारे और भी फोर्सेज जो होंगे उसको अलग-अलग चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है? उसका वरी मत करो। और काइनेमेटिक्स में हम लोग सीखेंगे मोशन के बारे में, ये जो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके साथ टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा एक और पोर्शन है जिसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का मैकेनिक्स का 3 पोर्शन, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स में डील नहीं करते हैं। जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तब हमको स्टैटिक्स वहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाता है। स्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी रेस्ट पे है फिर भी उसे फोर्स लग रहा है। मतलब जैसे जिस कुर्सी में तुम बैठे हो, उस बेचारा कुर्सी पे तुम बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगा रहे हो, अपने वेट के बराबर ऑलमोस्ट फ़ोर्स लगा रहे हो उसमें। बट क्योंकि उसके मुँह में आवाज़ नहीं, तो वो रो नहीं रहा है। तो कुछ वैसा ही वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग मैकेनिक्स का वो पोर्शन है जहाँ पे हम लोग फ़ोर्स तो लग रहा है लेकिन फिर भी कोई बॉडी रेस्ट पे है। जैसे कार है मान लो, वो जो कार है उसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और जो बसें हैं उनमें बहुत सारे आदमी उसमें खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो उसमें स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है। तो एक स्टैटिक्स वाला पोर्शन में वो सब चीज़ डील होता है, बट हमारे पास ये सिलेबस बहुत डिटेल से नहीं है। जो बच्चा इंजीनियरिंग करता है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनको बहुत डिटेल से पढ़ना है। और सिविल इंजीनियरिंग वाले को जैसे ओवरब्रिज वगैरह बनता है ना? तो ओवरब्रिज वगैरह में जो फोर्स लगता है उसको डील करने के लिए जो पोर्शन है फिजिक्स का वो स्टैटिक्स है। तो बेसिकली मैकेनिक्स का 3 पोर्शन है। एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स और एक स्टैटिक्स, ठीक है ना? तो इस 3 पोर्शन में से हमारा फर्स्ट पोर्शन काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग अभी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक जो बातें लिखा हुआ है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स में 3 पोर्शन, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, ये हमें नहीं पढ़ना है। डायनामिक्स हमें पढ़ना है, सेकंड चैप्टर होगा हमारा। सेकंड चैप्टर के बाद की भी कहानी होंगे उसमें। काइनेमेटिक्स जो है वो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है? ये सब कुछ कहानी करेंगे हम लोग। तो आप लोग पहले इसको नोट अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर काइनेमेटिक्स का हेडलाइन देंगे अलग से और फिर काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। आपका काइनेमेटिक्स का हेडलाइन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ये पैरामीटर्स के बारे में लिखाया, मैंने एक एग्जांपल बताया कि काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन क्यों होता है नहीं सीख रहे हैं। अगर कोई चीज मोशन मूव कर रहा है, छोड़ दिया और ये मूव कर रहा है, तो इसको इसके बारे में सब चीज जानेंगे, कितना समय लगेगा, कितना वेलोसिटी होगा, कितना डिस्टेंस जाएगा, ये सब चीज जानेंगे, ठीक है? ना कि काइनेमेटिक्स में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि वो क्यों गिर रहा है, ठीक है? ये सब ठीक है। तो फिर सर ये स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से, है ना? स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। मुझे लिखने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है? अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हो मेरे साथ और आप क्लास 11 का स्टूडेंट हो, तो फिर आपको मेरी हर बात को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के फाइनली हम लोग अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ ऐसे देखने के लिए मत आना कि चलो ठीक है सर कैसे बनाते हैं देखते हैं, है ना? क्या-क्या बोलते हैं ये। वो तो हज़ारों लाखों प्लेटफ़ॉर्म है, देख सकते हो। तुमको खुद करना पड़ेगा, तुमको खुद पेन चलाना पड़ेगा भाई। जब तक पेन नहीं चलाओगे, लिखोगे नहीं, है ना? सोचना नहीं शुरू करोगे, याद नहीं चीज़ें करोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता, सिर्फ देखने से नहीं होता है। पढ़ना पड़ता है और पढ़ने और देखने और सुनने और लिखने सब कुछ करने से रिज़ल्ट होता है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, बस ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो ठीक है, ये एक टर्म आएगा रेस्ट, तब ना आएगा मोशन। सर मोशन और रेस्ट के बारे में तो पहले बता दो क्या होता है। तो रेस्ट एंड मोशन आपने क्लास 11 में भी नाम सुना, सॉरी 9 में भी नाम सुना है। सर ये तो बहुत पहले से सुन रहे हो, उससे पहले 7 में भी सुने होंगे, सर 5 क्लास में भी नाम सुने होंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताओ कि आप जो जहाँ पे अभी बैठ के पढ़ रहे हो,
और आपके टेबल होगा आपके पास आस-पास में या कोई चेयर होगा, मैं आपसे पूछूँ कि वो जो चेयर है वो रेस्ट पे है कि मोशन में है? या यूँ क्वेश्चन लो कि अगर आप मेरे क्लासरूम में होते और मैं आपको ऐसे खड़े होके पढ़ाता, तो आपसे मैं सवाल करता ये सवाल कि बताओ मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? यस, आप सब में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया होगा या सोचा होगा कि सर आप तो रेस्ट में हैं। तो इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूँ, अगर मैं आपके क्लासरूम में हूँ और आपके क्लासरूम में मैं ऐसे चलता रहूँ और आपको मैं ऐसे पूछूँ कि बताओ अब मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? सर आप मोशन में हैं। अगेन आपने गलत जवाब दिया। आपका आंसर इनकम्प्लीट है या गलत है, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसका मतलब क्या सर? फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? सर फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? फिजिक्स झूठा है क्या? फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? देखो तुम ही बताओ कि झूठ बोलती है कि सच बोलती है? फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? झूठ बोलती है? बताओ। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपका दोस्त आपको बोला, आपका दोस्त एक जगह से दूसरी जगह गया, ऐसे बाइक वाइक लेकर के गया, फिर इधर ऐसे कहीं आ गया। फिर आपका दोस्त ने वो अपना बाइक में जो रहता है ना, अपना डिस्टेंस देखने वाला ना, कितना उसका मान लो उन्होंने पहले देखा था कि कितना था और जब यहाँ आया तो उन्होंने देखा कि इतना हो गया। तो आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि मैं ना 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चलाया बाइक को। लेकिन आप उसको जवाब दे रहे हो कि नहीं, तुम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 1 किलोमीटर तक तुम चले हो। तुम जहाँ शुरू किए थे और तुम जहाँ खड़े हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर तुम वहाँ से दूर हो। फिर वो हैरान हो गया, ये तो खराब दिखा रहा है। फिर से वापस से, अरे नहीं मैं 5 किलोमीटर चला यार। फिर ये जवाब दे रहा है कि नहीं, तुम जहाँ से आए थे, तुम जहाँ अभी हो, सिर्फ और सिर्फ महज़ 1 किलोमीटर की दूर पे हो। तो बताओ कौन सही है, कौन गलत है? क्या फिजिक्स एक ही सवाल का 2-2 आंसर दे रहा है? ऐसा कुछ है क्या? या फिजिक्स झूठ बोल रही है? एक बार उसको दिखाया कि वो 5 किलोमीटर चला, बट एक उसका दोस्त जिद पे अड़ा है कि नहीं तुम जहाँ से स्टार्ट किए थे चलना और तुम जहाँ पे भी हो, महज़ 1 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो सवाल खड़ा कर दिया कि ये है क्या चीज़ कि 2-2 आंसर आ रहा है? यस, ये सब सवाल का जवाब समझने के लिए हमको ये सब टर्म्स समझना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि कौन क्या बातें बता रहा है, कौन क्या बातें बता रहा है और वो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बता रहा है। तो एक वर्ड मैंने आपको बोला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम बताएंगे। बिलीव करना बहुत कम जगह होगा या ना के बराबर होगा ऐसा जगह जहाँ पे इनिशियल फ्रेम या नॉन इनिशियल फ्रेम के बारे में डिटेल से बताया जाता होगा, क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ है वो भी इनकम्प्लीट बातें लिखा हुआ है, क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग और सेंस जो है वो बहुत लोग नहीं बताते हैं। तो आपको कुछ नया भी जानने को मिलेगा, वो लेकिन वेट करना पड़ेगा उसके लिए भी, हमको बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा, जब मैं उसको आपको अच्छे से फ़ील करा दूँ। जब हम आपको स्टूडियो फोर्स में लेकर के चले आएँगे, जब आपको मैं एनएलएम में लेकर के जाऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अभी हम ये बता रहे थे जस्ट कि ये जो आंसर 2 अलग-अलग इंसान दे रहे हैं ना, तो 2 अलग-अलग ऑब्जर्वर है समझो, और उन दोनों का देखने का अपना-अपना नज़रिया है और वो अपने हिसाब से सही आंसर दे रहा है, बट दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये सब क्या बोल रहे हो आप सर? ये फिलॉसफी वाला कहानी कुछ तो लेकर के नहीं आ रहे हो आप यहाँ पे? हाँ, फिलॉसफी ही है तो फिजिक्स। मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। यस, चीज़ों का रिज़ल्ट जो होने वाला है ना, कि सर क्या रिज़ल्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा था। तो जैसे मैं रेस्ट और मोशन में वापस जाऊँ, फिर मैं इस बात पे वापस आऊँगा कि ये जो 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का क्या कहानी था, क्या लोचा था यहाँ पे। एक बोल रहा था मैंने 5 किलोमीटर चला और एक बोल रहा है कि नहीं तुम वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 किलोमीटर दूर आए हो। तो एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा-सा मैं अभी नाम सुना दे रहा हूँ, होने वाला है। वैसा ही रेस्ट और मोशन के साथ कहानी है जो मैंने आपको शुरुआत में सवाल किया, ये बताओ कि मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? तो आपने कहा जब मैं रुका हुआ था, आपको लगा कि रेस्ट में हूँ। बट मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर कौन है? किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ? अगर मुझे मान लो कोई इंसान ऐसा दिख रहा है, जो यहाँ से बाहर चला गया स्पेस में, तो वो जब स्पेस से मुझे देख रहा है, तो मैं धरती के साथ मैं भी घूम रहा हूँ क्योंकि उसको दिख रहा है कि धरती घूम रहा है। धरती गोल-गोल भी जा रोटेट कर रही है और घूम भी रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो उसको लगेगा भाई मैं भी धरती के साथ ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे भी जा रहा हूँ। तो उसको क्या लगेगा कि मैं तो मोशन में हूँ। बट अगर आप रुक करके हो, बिल्कुल आप रेस्ट पे हो, ठीक है? तब आपको क्या लगेगा कि ठीक है, हाँ, मैं रेस्ट पे हूँ या इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। क्योंकि रेस्ट का मीनिंग क्या होगा कि वक़्त के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, वर्ड लाइन, अंडरलाइन,
वक्त के साथ, समय के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज ना हो, तब वो बॉडी कहलाएगा कि रेस्ट पे। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मैं मोशन में हूँ। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसके लिए मैं मोशन में हूँ। किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हूँ। मतलब मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, मुझे नहीं पता। मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, मुझे नहीं पता। ये तय कौन करेगा? जो मुझे देख रहा है। अगर एक खड़ा होके इंसान यहाँ पे जस्ट मेरे बगल में है और वो मुझे देख रहा है, वक्त गुजर रहा है, बट हम दोनों का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो बोलेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। बट मान लो एक चींटी है, इस फैन पे बैठा हुआ है, फैन गोल गोल घूम रहा है और वो चींटी मुझे देख रहा है, तो वो चींटी फैन के साथ ऐसे घूम रहा है। जब फैन का विंग जब यहाँ पे था, जिस विंग में वो चींटी है, तो जब वो मुझे देख रहा है तो कुछ और पोजीशन पा रहा है। जब थोड़ी समय बाद वो आगे चला गया तो लगेगा अरे मेरा पोजीशन चेंज हो गया है। फिर वहां गया तो उसको लगेगा अरे मेरा पोजीशन और चेंज हो गया है। जब वो देख रहा है तो उसको लगेगा कि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, हालांकि मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि उसका चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, वो ऑब्जर्वर है। तो कंटिन्यूसली उसको क्या लगेगा कि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में, उस चीटी के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में आ जाऊंगा, जबकि मेरा दोस्त जो खड़ा था यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। मैंने आपको स्पेस वाला एग्जांपल दिया, कोई बाहर से अगर हमको देखेगा, हम सबको देखेगा, तो उसको क्या लगेगा हम रेस्ट पे हैं। और एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक कार है, देखो डेफिनेशन बाद में, पहले फील करो चीजों को कि रेस्ट वर्ड जो बोले मैं ये क्या चीज है, या मोशन वर्ड जो क्या चीज है, ठीक है ना। मान लो एक कार है, तुम्हारा नहीं है, बस है मान लो, ठीक है ना। तुम्हारा भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अभी गरीब हो। मैं सिर्फ, मेरे पापा का बहुत पैसा है, पापा का पैसा को अपना पैसा मत बोलना, पापा का पैसा को अपना पैसा मत बोलना। तुम अभी गरीब हो जब तक स्टूडेंट हो, ठीक है। मान लो ये कार है, ये कार जा रहा है कुछ ना कुछ स्पीड से। अब स्पीड क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लो कि ऐसा 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। यूं समझ लो कि एक सेकंड में ये कार यहाँ से 20 मीटर आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई कार जा रहा है। अब इस कार में एक तो ड्राइवर भी होगा और एक मान लो कोई पैसेंजर है, ठीक है। ये डी है मान लो, ये पी है मान लो, और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे एक रुका हुआ इंसान है, ये ऐसे खड़े होकर के बस मोबाइल चला रहा है, मान लो फोन चला रहा है ना। इसके हाथ में फोन है, ये फोन चला रहा है अपने हाथ में, मस्त फोन चला रहा है। ये यहाँ पे रुका हुआ है, स्टैंड है, स्टैंडिंग है, रुका हुआ है। अब कहानी क्या है, ये कार जैसे तैसे गुजर रहा था, तो इसको क्या लगेगा, ये जो रुका हुआ इंसान जो फोन चला रहा है, ऐसे देखा तो उसको लगेगा अरे ये कार मोशन में है। ऐसा क्यों लगेगा, कार या बस जो भी है मोशन में, ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है और इसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो गया वक्त के साथ। जैसे वक्त बदला तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया। तो ये बोलेगा ये कार तो मोशन में है। ये बोलेगा ये जो डी ड्राइवर था वो मोशन में था और ठीक ठाक स्पीड से जा रहा था, एक सेकंड में 20 मीटर जा रहा था। ये बोलेगा ये जो उसके पीछे पैसेंजर बैठा हुआ था वो भी किस में था, मोशन में था। मान लो कि ये तुम हो और यहाँ पे वो है और तुमने उसको देखा और तुम उसको हाई करना चाह रहे थे, लेकिन वो निकल चुकी क्योंकि वो मोशन में थी तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तुम समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा, ये दोनों इस ऑब्जर्वर के लिए कितने आ गया है, मोशन में आ चुका है। बट इस ड्राइवर को जब ये देख रहा है या देख रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसको कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मान लो ये आगे वाले सीट पे बैठा था, ये पीछे वाले सीट पे बैठा था, बिल्कुल पोजीशन जो दोनों का सेम है। तो वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इन दोनों का पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको क्या लगेगा, ये रेस्ट पे है। इसको भी क्या लगेगा कि ये भी रेस्ट पे है, जबकि इस दोनों के बारे में इसको क्या लग रहा था कि मोशन में है। तो बताओ ये पी या डी रेस्ट पे है कि मोशन में है। सर पी या डी रेस्ट पे या मोशन में है, मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा जब तक हमको ये ना बता जाए कि देखने वाला कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई चीज मोशन में है कि रेस्ट में है, ये बताने के लिए पहले ये बताना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में या रेस्ट में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एकदम बेसिक से वापस से सुनना, मैं बार बार अगर नहीं बोलूंगा तो तुम वापस से सुनना, तुम्हारे पास ऑप्शन है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास में तो मैं हूं नहीं कि फिर बार बार बोलूंगा, ठीक है। ये इंसान इसके लिए मोशन में था, ये भी इंसान इसके लिए मोशन में था, क्योंकि इसके लिए इनका पोजीशन चेंज हो रहा था। इवन यूं कहूं कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में इन दोनों के लिए ये भी मोशन में था। अगर ये दोनों इसको देखेगा तो इन दोनों को क्या लगेगा, इस पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी यहाँ है, कुछ समय बाद ये लोग यहाँ जाएगा तो पोजीशन कुछ और लगेगा इसका, कुछ समय बाद ये लोग यहाँ पहुंचेगा तो पोजीशन कुछ और लगेगा इसका। तो जब ये इंसान इन लोग को देख रहा है तो उसको लग रहा है मोशन में है, बट ये जब इसको देख रहा है तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। भाई बस जितना भी स्पीड से चले वो आगे बैठा है पीछे बैठा है, क्या इसके रिस्पेक्ट में उसका कोई पोजीशन में चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
तो जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो इसके लिए वो किसमें रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज इसका मतलब रेस्ट या मोशन में तब होगा जब ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि भाई ऑब्जर्वर जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर को बार बार हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जिसको यूँ समझो कि ओरिजिन होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और टाइम होगा, समझो क्लॉक होगा। इन तीन को मिला के एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यहाँ पे ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन का मतलब हुआ वही ऑब्जर्वर जो देख रहा है। ठीक है, तो जो देख रहा है वो तय करेगा चीजों को कि वो कोई चीज मोशन में है कि कोई रेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कभी आज के बाद ऐसा आंसर किसी को मत करना कि हाँ कोई दौड़ रहा है तो मोशन में हो गया। नहीं भाई, दौड़ रहा है तो किसके लिए मोशन में हो गया, जो शायद रुका हो या उसका कुछ और स्पीड हो। बट अगर मैं दौड़ रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे और मेरे साथ कोई और मेरे पैरेलल में 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो वो जब मुझे देखेगा, मैं जब उसको देखूंगा, तो हम दोनों का पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा। तो मुझे लगेगा वो भी रेस्ट में, उसको लगेगा मैं भी रेस्ट में हूँ। हाँ, कोई और इंसान जो खड़ा है तो उसको लगेगा कि हम दोनों मोशन में हैं। जैसे यहाँ वाला केस है ना, ये दोनों मोशन में था इसके लिए, बट ये इंसान इसके लिए रेस्ट पे था और ये इंसान इसके लिए रेस्ट पे था, क्योंकि इनका पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है। तो रेस्ट और मोशन को आप डिफाइन करो, लिखो अच्छे से, क्या होगा रेस्ट और क्या होगा मोशन। क्या आपको समझ में आया? वीडियो को बैक करना, ठीक है, और अच्छे से देखना। तो क्या फिजिक्स झूठ बोलती है क्या? नहीं, फिजिक्स झूठ नहीं बोलती है। झूठ हम सब बोलते हैं, फिजिक्स झूठ नहीं बोल रही है। एक्चुअली हमको जो बोला गया है उसको अच्छे से समझना है। तो रेस्ट या मोशन किसी को देख के हम नहीं बताएंगे जब तक कि हमको ऑब्जर्वर के बारे में ठीक से ना बता दिया गया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे लिए कोई रेस्ट में हो सकता है, किसी के लिए वो मोशन में हो सकता है, हमारे लिए कोई मोशन में हो सकता है, किसी के लिए वो रेस्ट में हो सकता है। आपको मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया कि जैसे हम सब हैं यहाँ पे बैठे हुए, अगर हम सब बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के लिए हम लोग रेस्ट पे लगेंगे क्योंकि हमारा पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर मान लो कोई बहुत तेजी से इंसान यहाँ पे जाएगा तो उसको लगेगा कि हम सब मोशन में है। या यूं मान लो कोई स्पेस के बाहर अगर चला जाएगा तो उसको लगेगा कि हम सब मोशन में है। तो क्या आप अब आपको समझ में आया कि रेस्ट और मोशन क्या होता है? ठीक है, हम रेस्ट या मोशन से चैप्टर को स्टार्ट किए शायद बताने के लिए, बट इससे पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को डील करेंगे कोई रेस्ट और मोशन में होगा तो भी हम उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से ट्रीट करेंगे देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब वो मोशन में होगा तो उसका बहुत खतरनाक वाला मोशन होगा। जैसे कोई टेनिस का बॉल है जिसको हम शॉट मारते हो, तो तुम उसको जस्ट पैराबोलिक पाथ समझते हो, उसको पूरा क्वेश्चन डील करते हो कि एक बॉल को फेंके तो ऐसा, बट एक्चुअली में इसका मोशन ऐसा नहीं होता, वो बॉल घूमता भी है। तो फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे हम लोग। यानी बारीक-बारीक टर्म्स जो है ना उनको इतना अच्छे से समझ जाएँगे कि ताकि हमको फिजिक्स में आगे समझने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है? बस ये समझ करके हम लोग फिजिक्स सीखेंगे। और ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया और मेरी कही हुई बातों को आपको समझ में आ गया, तो आपको फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं सिखाऊँगा, मैं बल्कि आपको ये भी सिखाऊँगा कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ करके कैसे समझ जाएँ कि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करें और कैसे जल्दी आंसर आए। क्योंकि हमारा टारगेट अल्टीमेटली एग्जाम में मार्क्स भी लाना है। ठीक है, तो हमको चीज़ों को फील भी करना है। और हम जब हम रिवीजन लेक्चर्स देंगे, जब हम आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ा देंगे, जब आप हमसे पूरा चैप्टर्स पढ़ लोगे, फिर आपको ये भी तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन को जल्दी करें। ये 2 मिनट का क्वेश्चन को हम 20 सेकंड, 30 सेकंड में कैसे निपटाएँ। यानी जिसको आप शॉर्टकट बोल सकते हो, बट वो शॉर्टकट नहीं है, अपने आप में मेथड्स होगा और अपने आप में एक तरीका होगा जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी निपटाएँगे। तो ये सारा कुछ करना है अपन लोग को, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल जैसा बोला जा रहा है वैसा फॉलो करो, है ना? हाँ, उम्मीद करते हैं फॉलो कर भी रहे होगे। चलो रेस्ट के बारे में लिखते हैं, रेस्ट के बारे में लिखते हैं। क्या चीज़ है रेस्ट? सर कोई चीज़ रुका हुआ है। ना, 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 ना। कोई चीज़ रुका हुआ है तो रेस्ट में नहीं है। सर कोई चीज़ रुका हुआ है समय के साथ। ना, 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 ना। फिर से गलत जवाब। सर कोई चीज़ रुका हुआ है, वक़्त बदल रहा है, कोई चीज़ रुका हुआ है, वक़्त बदल रहा है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में। मैं तो रुक गया था लेकिन वक़्त बदल रहा था। मुझे चलना था वक़्त के साथ, यही गलती हो गई कि ज़माने के साथ मैं ना चल सका और ज़माना बहुत आगे निकल गई। ठीक है? चलो आगे आते हैं। तो रेस्ट किसको बोलेंगे? देखो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो वक्त के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। लिखो व्हेन व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर पोजीशन क्या होगा ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो। व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है, विथ टाइम कर दो ना, डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब आगे लिखना विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एनी ऑब्जर्वर। इसको हम लोग क्या बोलने हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो सर क्या होता है, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रहा है, रुका हुआ है समय के साथ, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। किसी के लिए वो हो सकता है चेंज हो रहा है उसका पोजीशन, जो खुद गोल-गोल घूम रहा है उसको लगेगा कि मैं चेंज हो रहा हूँ, जो खुद भाग रहा है उसको लगेगा कि मैं मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मेरा पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तब मैं कहलाऊँगा उस ऑब्जर्वर के लिए मैं रेस्ट पे हूँ। मैं रेस्ट पे हूँ उस ऑब्जर्वर के लिए। बस याद रखना, ठीक है ना? मैं रेस्ट में, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ ही नहीं। मैं किसी के लिए रेस्ट में हूँ, किसी के लिए मोशन में हूँ। मतलब दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो जाएगा, नहीं हमेशा वो रेस्ट पे रह जाएगा। या एब्सोल्यूट मोशन में हो जाएगा, नहीं हमेशा वो मोशन में रह जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के लिए वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, वही ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। जैसे कार वाला एग्जांपल अभी आपको याद आ रहा होगा। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कोई टर्म्स नहीं होता है। तो ये बात को लिख देना कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता है। जो बोल रहा हूँ उसको लिखा करो। ये मत बोलना कि सर ये बात तो आपने बताया ही नहीं था। ठीक है? तो मोशन क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वक्त के साथ चेंज हो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, है ना? व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस, सिर्फ चीजें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजेस, है ना? इज चेंजेस विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिखा हुआ है? विथ रिस्पेक्ट टू एन एनी ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? एक ही बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग शॉर्ट में ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज होता है वक्त के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए किसमें कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। जैसे कार में बैठा हुआ इंसान, ये जो खड़ा होकर मोबाइल चला रहा था, इसके रिस्पेक्ट में वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा था कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए वो किसमें? मोशन में। इसके लिए किसमें? मोशन में। ठीक है ना? बट वही इंसान, वो ड्राइवर को जब पीछे वाला इंसान देख रहा था, तो उसके लिए उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, तो वो इंसान उसके लिए रेस्ट पे था। तो रेस्ट और मोशन को अच्छे से डिफाइन करना समझ में आया कि नहीं आया? सर डेफिनेशन समझ में आया, बट उससे पहले फील आया कि नहीं आया? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फील आया कि नहीं? बोलो यार, आया कि नहीं आया? यस और नो? यस सर आया। आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है। सर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, समझ में आ गया। सर ये ऑब्जेक्ट कौन है? क्या मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, हर कुछ ऑब्जेक्ट है। अगर लाइट के टर्म में बोलोगे तो ऑब्जेक्ट वो हर कुछ है जिससे लाइट निकलती है या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। या अगर हम उसके जगह लेने के स्पेस पे बताएं, जगह स्पेस में कितना जगह लेता है, तो इसके डायमेंशन के हिसाब से भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। किसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी को बोलेंगे इनलार्ज ऑब्जेक्ट, है ना? मतलब ऑब्जेक्ट उन चीजों को बोलेंगे जिसका कोई साइज हो, डायमेंशन हो। ठीक है? मतलब कोई स्पेस में जो जगह ले उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है सर। बट पॉइंट ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ये सब कहाँ से आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो? हमें तो लगा सर आप फॉर्मूला बता दोगे और आगे बढ़ोगे। नहीं यार, एक एक टर्म और एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ताकि जो भी बच्चा है पढ़ने के लिए आए, वो 100% फिजिक्स को सीखे। यहाँ ऐसा नहीं कि सर बस 4 फॉर्मूला लिखाया और क्वेश्चंस करे और सिलेबस हो गया। नोट्स कर लेना, ऐसा नोट्स जिंदगी में नहीं बनेगा कभी। एक एक टर्म ज्यादा सिखाया जाएगा, लाइक क्लासरूम, है ना? क्लासरूम में भी मैं इतना बातें नहीं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम बाउंडेड होता है। यहाँ मेरे पास टाइम है, समय है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो 11th क्लास में है, उनके लिए मेरे पास समय है। और जो 13 में है या जो जिनको 12th में जिनको एग्जाम देना है, उसको एग्जाम लिखना है, उसके लिए मैं तो बहुत जल्दी रिवीजन लेक्चर लेके आ रहा हूँ। टेंशन मत लो, आप अगर पढ़ रखे हो किसी चैप्टर को तो आपके लिए मस्त रिवीजन लेक्चर आने वाला है। मस्त रिवीजन लेक्चर, ऐसा वन शॉट वीडियो जो आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें, ऐसा नहीं कि बस सर रिवीजन करवाएंगे, ना 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 ना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट वापस से बताया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, याद करवाया जाएगा और क्वेश्चंस के साथ याद करवाया जाएगा। जो आपको घबराहट लग रहा है कि आप भूल चुकी हो, सब आपको रिकॉल कराया जाएगा। ठीक है? और वो ऐसे खड़े होकर के नहीं होगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा उसमें। उसमें मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा नोट्स वगैरह और सब मैं रेडी रखूंगा और मैं आपको उसको स्मार्टली तरीके से बताऊंगा। ठीक है? वो भी लेक्चर आ जाएगा बहुत जल्दी, होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अभी 15 अगस्त कल परसों है। तो ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा। कल ही तो 15 अगस्त है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा वो लेक्चर। ठीक है?
तो फिलहाल पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट के बारे में आपने बताया कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसका कुछ डायमेंशंस होगा, जो कुछ स्पेस में जगह लेगा, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है? और या फिर जो दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट है, हम तुम सब ब्लैक बोर्ड जो भी है, वाई लाइट है, सब एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट निकलती है, जो या लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट ये टर्म सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? सर पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है क्या? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट? सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये? पॉइंट पॉइंट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट? नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले आया क्यों? यार इंसान का दिमाग जो है ना, ह्यूमन ब्रेन है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल में नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, रियल में नॉट एग्जिस्ट, रियल में नॉट एग्जिस्ट। सर ये क्या फिर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी पढ़ रहे हो, फिर भी बता रहे हो आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा चीज दुनिया में हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसका कोई डायमेंशन ही ना हो, या डिस्टेंस के कंपेयर में उसका डायमेंशन बहुत छोटा हो। कोई ऐसे भी बोलता है, बट एक्चुअली में उसका डायमेंशन ना हो, डायमेंशनलेस। सर डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है जिसका डायमेंशन ना हो? इसका डायमेंशन बहुत छोटा कर दोगे, कैसे कर दोगे इसको? हम कर ही नहीं पाएंगे ना फिर, तो फिर होगा ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? कुछ चीजें आसान करने के लिए। ह्यूमन ब्रेन इतना खतरनाक है, ह्यूमन ब्रेन इतना खतरनाक है, नेचर को समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए। हमने तो कुछ पैदा नहीं किया, हमने कुछ नहीं बनाया, बॉल खुद हम नहीं गिरा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है बारिश हम नहीं करवा रहे हैं, है ना? कुछ नेचुरली सब कुछ हो रहा है। जब नेचुरली सब कुछ हो रहा है, इस नेचर को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, ठीक है? दुनिया बनाने वाले काहे को तू दुनिया बनाया, इसको समझने के लिए, काहे को तू दुनिया बनाया और कैसे बनाया, इसको समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन क्या-क्या नहीं करता है यार, क्या-क्या नहीं करता है। जैसे एक बॉल को, मैं टेनिस बॉल का भी एग्जांपल ले रहा था, जैसे एक टेनिस बॉल को तुम फेंकोगे, जिसको आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं सर। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको एक ट्रांसलेटरी मोशन मानते हो, जो कर्वीलिनियर पाथ होता है। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? सर जो पाथ जो मोशन जिसका ना वो सर पैरेलल वगैरह नहीं यार, उसको भी डिटेल से समझेंगे। एग्जैक्टली ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है उसको भी लिखूंगा, ठीक है? जो वर्ड आएगा सबको बताया, सब कुछ बताया जाएगा आपको। आप ऐसा फील करो आप क्लास 9 में हो, और ऐसा भी फील करना कि आप क्लास 13 में हो, क्योंकि जो 13 में उसको भी तो बात नहीं पता है, भूल चुका है, या तो पढ़ानी अच्छे से। तो मैं बता रहा था कि जब किसी बॉल को अगर हम फेंकते हैं हवा में, कोई टेनिस बॉल है, जब किसी को हम हवा में फेंकते हैं, तो उसका मोशन कैसा होता है? उसका रियल मोशन कैसा होता है? जब उसको देखोगे तो उसका मोशन वो कैसा लगेगा? तो वो गोल-गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। और खतरनाक सा मोशन है, स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, उसको बोल सकते हो रोटेट भी कर रहा है। जैसे अर्थ रोटेट भी कर रहा है, तभी तो दिन रात होती है ना, रोटेट कर रहा है ना? रोटेट कर रहा है ऐसे, और आगे सन के चारों तरफ गोल-गोल घूम भी रहा है। अर्थ के पास भी 2 मोशन है, रोटेशनल मोशन और फिर वो सर्कुलर मोशन, ठीक है? इसी तरह से एक बॉल को जब तुम ऐसे शॉट मारती हो, तो वो बॉल ऐसे रोटेट भी कर रहा होता है, फिर आगे जा रहा होता है। लेकिन हमें क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन समझना था, तो हमने उस बॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। और जब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो रोटेट किसके रिस्पेक्ट में करेगा? रोटेट करने के लिए तो कोई पॉइंट, कोई तो कोई जगह चाहिए जिसके लिए रोटेट कर रहा है। वो पूरा का पूरा मास को उसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, जिसका डायमेंशन ही नहीं है। जब मैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, तब जाकर के उसका पाथ एकदम बिल्कुल सिर्फ कैसा बना? सर एक ऐसे कर्वीलिनियर पाथ बना। वो पॉइंट ऐसे जा रहा है कर्व की तरह। पूरा बॉल कर्व की तरफ थोड़ी जा रहा है। पूरा बॉल तो ऐसे हो रहा है भाई। उसमें अगर तुम अलग-अलग जगह में अलग-अलग स्टिकर लगा दोगे, तो उसका मोशन बड़ा खतरनाक सा हो जाएगा। तो ये ह्यूमन ब्रेन देखो, किसी मोशन को समझने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट का शक्ल डिफाइन कर दिया, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपको मैं बताऊं, जो अर्थ है ना, वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब हम अर्थ को सन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उस इतने बड़े डिस्टेंस में अर्थ का साइज हमें बहुत छोटा मान करके हम उसको सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अर्थ सर इलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जो भी बोलो उसको, इलिप्टिकल पाथ में अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं कि अर्थ एक पॉइंट है, अर्थ एक पॉइंट है। मून अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मून एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कोई डॉट हुआ क्या? नहीं सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। ये ये डॉट हुआ क्या? नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मोशन को समझने के लिए उसके डिस्टेंस के कंपेयर में उसको एक पॉइंट जैसा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो हम बात करेंगे, मान लो ट्रेन है। ट्रेन का तो बहुत अच्छा खासा लंबाई होता है। 100 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर लेंथ होता है कि नहीं होता है? 200 मीटर तक का भी लेंथ होता है। इससे भी ज्यादा होता है। तो उतने बड़े ट्रेन को हम बोलेंगे कि ये ट्रेन अभी मान लो कोई स्टेशन में है, दिल्ली के किसी स्टेशन में। तो हम दिल्ली के स्टेशन में उस पूरे ट्रेन को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि दिल्ली का स्टेशन से कोटा का स्टेशन, या दिल्ली का स्टेशन से पटना का स्टेशन, या दिल्ली का स्टेशन से मुंबई का स्टेशन इतना दूर है, ये लेंथ की बात जब हम करते हैं, तो हम स्टेशन टू स्टेशन का डिस्टेंस देखते हैं, ना कि हम ट्रेन का लेंथ को पकड़ते हैं। ट्रेन को हमने क्या मान लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं अपने मन से, अपनी सुविधा के लिए। हाय रे इंसान! अरे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। बस नेचर को अच्छे से जानने के लिए हम उस प्रोसेस को समझते हैं। तो इंसानों ने कितना दिमाग लगाया, समझो तुम इंसान के पास जो ब्रेन है वो कितना शार्प है। वो इंसान, मैं किसी जंगली जानवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंसान जो किसी और प्लैनेट में मिल रहा है, वो इंसान मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके पास आपका जो ब्रेन है वो कितना शार्प है, कितना सोच सकते हो आप। अपने सुविधा के लिए चीज़ों को तैयार करना ताकि आप नेचर को अच्छे से समझ सको। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, तो क्या ही हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया तो। क्या ही हो गया? हम किसी इमोशन को डिफाइन करने लग गए और किसी इमोशन को समझने लग गए और फिर उसके बाद हमने अलग-अलग डिवाइसेस खोज कर लिया कि इस इमोशन को मेजर करने के लिए कैसा डिवाइस होगा। जैसे कोई 6 मारता है, तो देखते हो 120 मीटर, 110 मीटर। आसान था क्या उस लेंथ को मेजर करना? ऊँ करके ऐसे जाएगा तो? करो मेजर, पता चल जाएगा। क्योंकि तुमने उसका पाथ को कर्वीलिनीयर पाथ समझ गया और उस कर्वीलिनीयर पाथ को मेजर करना आसान था। तो ये कहानी है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशंस बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो नेग्लिजिबल रियल में नहीं होगा, किसी के कंपेयर में होगा, किसी फ्रेम के कंपेयर में, किसी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है ना? उसके कंपेयर में उसका डायमेंशन हम क्या करेंगे? बहुत नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे, जब सिर्फ ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो हम समझेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक कार को एक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ट्रीट करेंगे, ठीक है ना? ये सारा जो फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू प्लस एटी, तो कार के अलग अलग पार्ट का नहीं आएगा कि आगे का चक्का पीछे का चक्का नहीं, पूरे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है? इसके बाद जैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े, है ना? अब हमारे पास टर्म्स आता है क्या? सर पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है, किसी का पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को बताने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वर्ड लिख रहे थे वो क्या चीज होता है। फिर सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है, जहां पे आप क्वेश्चन में झगड़ा करवा दिए थे कि एक दोस्त चलना स्टार्ट हुआ और घूम करके यहाँ पे आया, अपने वो ओडोमीटर है जिसमें डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसमें देख करके बताया कि सर ये 5 किलोमीटर, वो बोला अपने दोस्त को मैं 5 किलोमीटर चल के आया भाई, बाइक चला करके आया। बट इसका दोस्त जवाब दे रहा है कि नहीं, तुम जहां से स्टार्ट किए थे और जहां पे तुम आए हो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर चले हो। है ना इंटरेस्टिंग, दोनों में झगड़ा वाला बात। क्या फिजिक्स झूठ बोल रही है, या कोई एक झूठ बोल रहा है, कोई एक सच बोल रहा है? नहीं, दोनों सच बोल रहा है। और क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहा है, तो अलग अलग बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, उसको समझेंगे। वहीं से हम लोग का लेक्चर कंटिन्यूसली स्टार्ट होगा और न्यूमेरिकली भी स्टार्ट हुआ। तो जस्ट एक आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, काइनेमेटिक्स को लेकर के, फिजिक्स को लेकर नहीं, फिजिक्स को लेकर भी इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आएगा जब, ठीक है? जब मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले, क्या क्या चीज देखने वाले, कितने बड़े लेवल पे, कितने छोटे लेवल पे, एटॉमिक साइज में क्या क्या बातें करेंगे, एटम्स के अंदर की दुनिया के बारे में बात करेंगे, फिर इस यूनिवर्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे। और फिर हम फिजिक्स में बहुत कुछ सीखेंगे और साथ साथ में हम लोग तो अपना गोल को भी अचीव करेंगे कि कैसे हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम जेई और नीट में मार्क्स आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स में मार्क्स आ जाए। फिजिक्स का डर आपके अंदर से खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। फिजिक्स का डर को खत्म करेंगे, फिजिक्स का फील दिलाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताएंगे, फॉर्मूला को सिखाएंगे कैसे कोई फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताएंगे, फॉर्मूला को यूज करने का तरीका बताएंगे। और हम लोग का जर्नी अब कंटिन्यू रहेगा। आज लेक्चर 1 बस इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है? और कल से हम लोग का 1 घंटा सवा घंटे का लेक्चर आएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बात समझ में आता है, अगर आपको मेरी पढ़ी हुई बात से आपको लगता है कि एडवांटेज है हम लोग के लिए, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। क्योंकि आप शेयर करोगे ना, तो आपका भी भला होगा, क्योंकि वो आपको बोलेंगे हाँ हमको ठीक ठाक कंटेंट वाले टीचर से मिलवा दिए, और मुझे भी फायदा होगा। मैं जितने ज्यादा लोगों तक रीच करूंगा, जितने ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो सोसाइटी में अच्छे के लिए हो रहा है। और साथ साथ में अपना चैनल जो है उसका सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ठीक है? इसको मोनेटाइज करवाना है। सर मोनेटाइज करने से क्या फायदा होगा, वो तो आपके पास पैसा आएगा। नहीं, जो पैसा आएगा उस पैसे से फिर और अच्छी चीज अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके, या फिर अच्छे तरीके से अच्छे मैं मतलब क्या बोलते हो कि वीडियो को मैं अच्छे तरीके से शूट कर पाऊँ, मेरे पास वो सारा कुछ अवेलेबल हो, ठीक है? इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है? और फिर कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहना टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय। हम लोग मिलते हैं फिर कल। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और साथ-साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब बातें करेंगे, पोजीशन क्या होता है, और फिर इन सब बातों पे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे।